हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को एमसीक्यू प्रोवाइड करा था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू देखा था। ठीक है, 100 एमसीक्यू मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमसीक्यू, जो कि सेकेंड पार्ट रहेगा 50 एमसीक्यू का। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एमसीक्यू है 50 पार्ट के साथ, मतलब 50 क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों का और भी डिमांड रहा तो इसका एक और पार्ट हम लाएंगे, जिसमें वापस से 50 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही शानदार है, और जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन करूंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये बनता है कि रक्त और लोहे की जो नीति है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सेकेंड प्रश्न आता है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण माना जाता है, ऑप्शन सी। नाजीवाद का जनक किसे मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नाजीवाद के जनक को हम लोग एडोल्फ हिटलर को मानते हैं। और एक प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो 1933 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की थी। तो 1945 में इसने अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। तो ध्यान से आराम से अटेम्प्ट लीजिए और देखिए क्या सही होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। और जन्म की अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 20 अप्रैल 1889, यानी 1889 में इनका जन्म होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी के ब्राउनाउ में इनका जन्म होता है। सेकेंड है कि नाजी दल का जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट की हिटलर ने 1939 में सोवियत संघ पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट तो होता है 1939 में, लेकिन सोवियत संघ पर आक्रमण करके नहीं, पोलैंड पर आक्रमण इसने किया था। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट माना जाता है। 1 सितंबर की घटना थी, 1 सितंबर 1939 की। राइट। अच्छा, सोवियत संघ पर भी आक्रमण करता है हिटलर, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन इसने जो आक्रमण किया था सोवियत संघ पर वो 1941 में आक्रमण किया गया था। और वो ऑपरेशन कौन सा था, तो बारबोसा। ठीक है, बारबोसा ऑपरेशन के तहत आक्रमण किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, बारबोरासा है, इस तरह से करके लिखा जाता है। तो बस ये ध्यान रखो 1941 के अंतर्गत। तो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है और हमें असत्य कथन ही बताना था, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन सी निकल के आएगा। चौथा पॉइंट है कि मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो समय था वो 1 सितंबर से स्टार्ट होता है, 1939 से स्टार्ट होकर के 1945 तक चलता है। राइट। ये दो भागों में डिवाइड था। पहला जो पार्ट था इसमें हम देखते हैं धुरी राष्ट्रों को रखते हैं, धुरी राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं। और सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पे जो रखा जाता है वो है मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र। अब धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जो शामिल थे उनके नामों को अगर हम देखना चाहें तो इसमें जर्मनी था, राइट, इटली था, जापान को माना जाता है, ये थे इसमें शामिल। और मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत बहुत सारे थे, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका भी बाद में इसमें शामिल हुआ। फिर इसके अंतर्गत यूएसएसआर सोवियत संघ हो जाता है, चीन भी इसके अंतर्गत था, और अन्य देश भी जैसे पोलैंड वगैरह हो गए वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी, इटली, जापान तो शामिल था, लेकिन फ्रांस इसके अंतर्गत नहीं था, इसलिए यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट कि पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद कौन सा देश जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है। ध्यान से समझिएगा, पर्ल हार्बर जो था इस पर आक्रमण करता है कौन, जापान। जापान आक्रमण करता है कब, 7 दिसंबर की घटना थी, 1941 में आक्रमण करता है अमेरिका के पर्ल हार्बर पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका शामिल होता है कि अब चलो भाई हम भी आते हैं, तुमको बताते हैं। तो अगले दिन 8 दिसंबर की घटना 1941 में
अमेरिका, जो कि जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है और द्वितीय विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से यहाँ पे शामिल होता है। तो ये डेट याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना कि आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को मानते हैं। यहाँ पे बी सही आंसर बनेगा। कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत किस वर्ष समाप्त किया? तो ये समाप्त किया गया था 1924 के अंतर्गत, तो यहाँ पे सी होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की किस गुट का हिस्सा था? तो तुर्की जो है वो किस गुट का हिस्सा था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड लगाया। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि संधि ने जर्मनी पर युद्ध का एकमात्र जिम्मेदार ठहराया गया और 1921 तक इसे करीब 6 अरब पाउंड चुकाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति का थोपा गया, क्षेत्र छीने गए, सेना सीमित कर दी गई और आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहा है। सेकंड है कि यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनता है। मतलब इन सभी कठोर शर्तों ने जर्मनी में एक असंतोष पैदा करता है और जिस कारण क्या होता है कि जिसका फायदा उठाकर हिटलर ने नाजीवाद का नाजीवाद का उदय करता है, जिससे माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। मतलब कि एक तरह से मान लेता है कि चलो हम ठीक है इसका बदला लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। अगला आता है कि कुओमिंतांग पार्टी का संबंध किस देश से था? कुओमिंतांग पार्टी का जो संबंध है वो चीन के साथ था। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चीन में साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? चीन में साम्यवादी गणतंत्र की स्थापना मानी जाती है 1949। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ तुंग। ठीक है, माओ त्से। ठीक है, माओ त्से जो तुंग थे उनके नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना। लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉन्ग मार्च का नेतृत्व जो किया गया था माओ जेदांग ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अच्छा, पूछा सकता है कि लॉन्ग मार्च का घटना जो है वो कब से है? 1934-35 की घटना, ये पॉइंट याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का मरीज कहा जाता है? तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक गलती जो कि ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे गलती हो जाएगा। एशिया के मरीज के रूप में चीन को जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करना है। अब एशिया के मरीज इसे क्यों कहते थे कि 19वीं-20वीं जो शताब्दी थी, 19वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान प्रथम विश्व युद्ध मतलब 1920वीं जो शताब्दी थी, सदी थी की शुरुआत में चीन को कमजोर अर्थव्यवस्था, आर्थिक अस्थिरता, अफीम युद्ध, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, अफीम युद्ध और विदेशी शोषण के कारण इसे एशिया के मरीज के रूप में जाना गया। और यहाँ पे जो हम तुर्की देख रहे हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज माना जाता है। ठीक है, यूरोप का मरीज का दर्जा दिया गया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। सेवरेस जो संधि है, सेवरेस की संधि किस देश के साथ की गई थी? तो सेवरेस की संधि का संबंध होता है तुर्की के साथ। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। सेवरेस की संधि 10 अगस्त 1920 की घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य। देखिए ऑटोमन जो अगर बात यहाँ पे आता है, ऑटोमन इसका मतलब होता है तुर्की के साथ ही। ऑटोमन जो ऑटोमन तुर्की या फिर ऑटोमन साम्राज्य कहा जाए तो इसका मतलब होता है तुर्की, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और तुर्की के क्षेत्रीय ह्रास का व्यवस्था यहाँ पे बात करने के लिए ये जो संधि की गई थी। अतातुर्क की उपाधि किसे दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, अतातुर्क की उपाधि जो है ऑप्शन बी मुस्तफ़ा कमाल पाशा को दिया गया था। बी को टिक करेंगे। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था वो याद रखना है, ऑप्शन ए हिटलर की गुप्त जो पुलिस था उसे कहा जाता है गेस्टापो। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण से हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। मैंने आपको ऊपर में बताया था 1 सितंबर 1939 में। ठीक है, 1939 में। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला पॉइंट कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य के युद्धों को रोकना था। तो ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट होता है। तो दोनों के दोनों कथन सही, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कि खुले द्वार की नीति जो है का प्रतिपादक कौन था। तो माना जाता है कि खुले द्वार की जो नीति का प्रतिपादक है, इसका प्रतिपादन हुआ था 1899 में अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमेरिकी विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री थे जिनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन हे। इन्होंने इस नीति का प्रतिपादन किया और जिसका उद्देश्य था कि चीन में सभी देशों को समान व्यापार का अवसर प्रदान करना, तो इसलिए यहाँ पे माना जाता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट की अगर हम देखा जाए तो जो डॉक्टर sun यat-sen है, इनको ऐसा माना जाता है चीनी राष्ट्रपिता के रूप में जिनको जानते हैं, और आधुनिक चीन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है, आधुनिक चीन के जनक के रूप में इनको माना जाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। 1911 के चीनी क्रांति के नेता भी थे ये। 1911 के जो चीनी क्रांति हुआ था, चीनी क्रांति के नेता भी थे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। लॉर्ड मैकाले की बात करें तो इन्हें तो हम जानते हैं, जो कि ब्रिटिश शिक्षा नीति के सूत्रदाता इन्हें माना जाता है, भारत से संबंधित थे। और अब्राहम लिंकन की बात करें तो अमेरिकी जो गृह युद्ध के समय राष्ट्रपति थे, 1860 के दशक की घटना आपको पता होगा, राइट। चलिए, अगला पॉइंट आता है कि तुर्की को यूरोप का मरीज किसने कहा था। देखिए, ध्यान से रखना कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं, एशिया के मरीज के रूप में चीन को जाना जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जार निकोलस प्रथम जो थे इन्होंने, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है ब्राउन शर्ट्स स्वयंसेवक संगठन किस दल से संबंधित था। ब्राउन शर्ट्स, तो राइट आंसर नाजी दल से, ठीक है, नाजी दल से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हिरोशिमा पर बम गिराया गया। एक्चुअली एक तरह से देखा जाता है दो, एक तो होता है आपका हिरोशिमा पर और एक होता है नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर। पहला जो बम गिरता है वो आपका 6 अगस्त की घटना है, 6 अगस्त, और दूसरा होता है 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त। 6 अगस्त को जो बम गिराया जाता है उसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, लिटिल बॉय। और सेकेंड जो होता है उसे फैट मैन कहते हैं, ठीक है, फैट मैन के नाम से जाना जाता था। मतलब पहले बॉय था, उसके बाद बड़ा होकर के मैन बना, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो पहला जो घटना था वो 6 अगस्त की घटना थी, 6 अगस्त 1945 की घटना, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है। मुक्तिदाता जार के रूप में अलेक्जेंडर द्वितीय को जानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि चीनी क्रांति के बाद चीन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है, स्थापित होती है। चीनी क्रांति के नेता डॉक्टर sun yat-sen हमने देखा था, यहाँ पे गणतंत्र, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि पॉट्सडैम जो सम्मेलन है किस युद्ध के बाद हुआ था। पॉट्सडैम सम्मेलन, सबसे पहले तो याद रखिए पॉट्सडैम जो है वो जर्मनी में स्थित है, मतलब माना जाता है जर्मनी में, जर्मनी के पॉट्सडैम में ये सम्मेलन हुआ था। और पॉट्सडैम सम्मेलन हुआ कब था ये भी याद रखिए कि जुलाई अगस्त 1945 में, ठीक है, 1945 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में जर्मनी के पोट्सडैम में ये हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध से ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, माओ जेदांग ने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी, जो कि बिल्कुल सही भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक क्रांति के जनक के रूप में माओ जेदांग को जाना जाता है, और इसका उद्देश्य पुरानी परंपराओं को समाप्त करना था। तो दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए सी को टिक करेंगे। तुर्की में ग्रेगोरी कैलेंडर कब लागू हुआ था। तुर्की में ग्रेगोरी कैलेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1925 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो याद रखना कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर 28 जून 1919, ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। फांसीवाद का मुख्य प्रणेता कौन था। तो फांसीवाद के मुख्य प्रणेता के रूप में हम किसे जानते हैं, मुसोलिनी को, यहाँ पे राइट आंसर मुसोलिनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि एशिया वालों के लिए का नारा किसने दिया था। तो साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्यवादी जो जापान है, इन्होंने ये नारा दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, साम्राज्यवादी जापान ने एशिया वालों के लिए ये नारा दिया गया था।
चीन की दीवार, ठीक है, चीन की दीवार का निर्माण किसने कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सिंपल सा हमेशा पूछा जाता रहता है। तो चीन की दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने कराया। सी हुआंग टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें सत्य कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या सही निकलता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का उदय हुआ। बिल्कुल सही है, मध्यम वर्ग का उदय होता है और इसने व्यापारिक पूंजीवाद को जन्म दिया। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, इसलिए यहाँ पे सी हो जाता है। तुर्की के अंतिम खलीफा का नाम क्या था? बताइए। तुर्की के अंतिम खलीफा के नाम के रूप में हम किसे जानते हैं? अब्दुल मजीद द्वितीय को, ठीक है, अब्दुल मजीद द्वितीय यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि नाजी पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? नाजी पार्टी का मुख्यालय के रूप में हम जानते हैं म्यूनिक, राइट आंसर बी, म्यूनिक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, डेट याद रखिएगा, यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 1945, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें चुनना है, राइट। चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को दुनिया का कार्यशाला कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था मैं आपको बताता हूँ कि औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड ने वैश्विक वस्तुओं का लगभग 40% निर्यात किया, इसलिए इसे कहा जाता है दुनिया का कार्यशाला, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चलता है, जो कि 1914 से 1918 हम जानते ही हैं, तो इसमें भी तो कोई दिक्कत है नहीं, सेकेंड वाला भी सही है। तुर्की ने 1923 में अपनी राजधानी इस्तांबुल से हटा करके अंकारा स्थापित किया था, स्थानांतरित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक तीनों के तीनों कथन कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा ऑप्शन डी, चौथा। तो देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की जीत हुई, जी नहीं, जर्मनी यहाँ पर भी हारता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मित्र राष्ट्र जीतते हैं जबकि जर्मनी ध्रुव राष्ट्र के अंतर्गत था। मित्र राष्ट्रों का विजय होता है, जिसमें शामिल थे यूएसएसआर, यूएसए शामिल था, यूके शामिल था, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न, स्वास्तिक किस विचारधारा का प्रतीक था? तो स्वास्तिक चिन्ह हमने ऊपर में देखा था ऑलरेडी कि ये नाजीवाद का चिन्ह था, ठीक है, नाजीवाद, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 28 जून 1919 को माना जाता है, ऑप्शन बी, 1919। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन ट्रॉट्स्की ने 1918 में रूसी गृह युद्ध के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है, रूसी गृह युद्ध के दौरान ये गठन किया गया था लाल सेना का। अगला प्रश्न कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? इसी के आक्रमण के साथ तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो 1 सितंबर 1939 की घटना थी, 1 सितंबर 1939। स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? स्वेज नहर का निर्माण जो पूर्ण माना जाता है वो 1869, ऑप्शन बी, 1869 को। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करो, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम 400 प्लस लाइक रखते हैं, तब जा कर के आप इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हो सेकेंड MCQ 50 MCQ का लाया जाए तो फटाफट आपको 400 प्लस लाइक करने हैं। चलो, तो कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बारूक ने किया था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी का कौन सा क्षेत्र फ्रांस को दिया गया था? अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली फ्रांस को दिया गया, तो ये खुद का जर्मनी का क्षेत्र तो था नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्साई की संधि 1919 होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इस संधि के द्वारा अल्सास, जो लोरेन आप देख रहे हैं, अल्सास लोरेन, ये पहले से क्षेत्र फ्रांस का था, ठीक है, पहले से क्षेत्र फ्रांस का ही था, लेकिन एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था, हम 1871 के युद्ध की बात करें, 1871 में फ्रैंको, क्या नाम था, फ्रैंको पर्सियन करके, ठीक है, पर्सियन करके एक युद्ध था 1871 में। इस युद्ध में जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस से छीना था इस क्षेत्र को, अल्सास लोरेन को, तब जाकर के 1919 के संधि के द्वारा वापस इसे करना पड़ा, ठीक है। तो अपना क्षेत्र ने दिया था, वो जिसका था उसी को मिला, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट कह रहा है कि बाल्कन युद्ध किस वर्ष हुए थे? तो बाल्कन युद्ध 2 चरणों में था। पहला
मतलब एक्चुअली यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है 12-13। लेकिन 12-13 में भी 2 चरण थे। पहला जो चरण है वो याद रखिएगा। पहली चरण की बात करते हैं तो अक्टूबर 1912 से लेकर के मई 1913 तक चलता है, ठीक है। और दूसरा जो चरण है, सेकेंड इसका जो चरण स्टार्ट होता है वो हम मानते हैं जून से लेकर के अगस्त 1913 तक, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए। बस हमें ये याद रखना है कि बाल्कन युद्ध जो है वो 1912-13 में लड़ा गया था। लेकार्नो की संधि किस वर्ष हुई थी? लेकार्नो की जो संधि होती है स्विट्जरलैंड के लेकार्नो में हुआ था अक्टूबर 1925 में, ठीक है। अक्टूबर 1925 की घटना है। नेक्स्ट आता है कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बताइए, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल कि तुर्की में टोपी के स्थान पर यानी फेज के स्थान पर हैट पहनने का कानून किसने बनाया था? ये प्रश्न भी काफी अच्छा है, तो ध्यान से समझिएगा। नाम आता है यहाँ पे कमाल अतातुर्क, ठीक है। कमाल अतातुर्क, इन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था हैट लॉ, ठीक है। हैट लॉ का कानून कब पास किया? तो डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर 1925 की घटना है। इस तारीख को इन्होंने हैट लॉ नाम से एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने पारंपरिक फेज यानी तुर्की टोपी को प्रतिबंधित कर ऐसा कहा कि पश्चिमी शैली की जो छज्जेदार टोपी थी जिसे हैट नाम दिया गया था, हैट को अनिवार्य किया। और इनका ये करने का सुधार का उद्देश्य था कि यह तुर्की के आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का हिस्सा था जिसमें फेज को ऑटोमन या फिर इस्लामी प्रतीक मान करके हटाया गया। इनका ऐसा मानना था। तो फिलहाल यहाँ पे हमें ये याद रखना है, अतातुर्क ने ये कानून लाया था हैट लॉ का, ठीक है। अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की ओर से लड़ने वाले महान सेनापति का नाम क्या था? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ और उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। सही आंसर होगा इरविन रोमेल, ठीक है। इरविन रोमेल जो कि जर्मनी की ओर से लड़ने वाले एक महान सेनापति थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने 50 MCQ देखा, आपके सामने रखा। और इस 50 MCQ के साथ मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, पसंद आया हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 प्लस लाइक का टारगेट रखा गया इस वीडियो पे, फटाफट कंप्लीट करो। और इसके बाद कौन सी टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसे आप देखना चाहेंगे, उस टॉपिक का नाम भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए ताकि हम आपके लिए वो वीडियो फटाफट लेकर के आए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।